तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या होता है बेटा इसका? न्यूटन। ये क्यों नहीं खिसक रहा है? क्या करना है? पूरा? क्या दिक्कत हो रहा है? एंड वाला अभी ये देखो ना, ये नहीं खिसक रहा है। चलो ठीक है, जाने दो। अच्छा अभी हो जाएगा, थैंक यू। ठीक है ठीक है, अभी हो जाएगा, थैंक यू। तो बेटा इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये कहां से आया है? इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। अरे ये न्यूटन है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर है, ये केजी और ये भी क्या है? केजी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा तो केजी स्क्वायर। इसको डायमेंशन बहुत बार पूछते हैं इसका। बेटा मुझे लगता है कि इसका डायमेंशन कम से कम 1000 टाइम्स तो पूछा गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2। मीटर का डायमेंशन हो जाएगा l2 और केजी का डायमेंशन क्या होगा? m1, बट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? m2। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा? m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 + 1 दैट इज l2। 1 ये रहा, 2 ये रहा, कितना? और सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा इसका नाम यूनिवर्सल क्यों है? हर पोजीशन पे या कहीं भी चले जाओ आप, ये चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए इसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट आपको पता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, आर, कैपिटल आर उसको बोलते हैं ना। अपना आइडियल गैस इक्वेशन आपने सुना होगा ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो आर आता है वो भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट, अभी क्या कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कांस्टेंट मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो कभी बदलता नहीं है, एक होता है जो बदल जाता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं, कुछ कांस्टेंट डायमेंशनल होते हैं। जैसे कि ये कांस्टेंट है डायमेंशनल क्योंकि इसका डायमेंशन है, बट कुछ कांस्टेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सुना आपने? कल अपन ने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, तो वहां पे भी उसका कोई डायमेंशन, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। या फिर कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होते, बट ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो इसलिए कभी भी ऐसा दिमाग में ना लाए कि कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट का भी डायमेंशन हो सकता है। चलो ये न्यूटन का पहला नियम हमारा Gm1m2/r² आ गया। सिंपल है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है ये। एक्ट along the line joining, act along the line joining। along the line joining से मेरा क्या मतलब है? मान लो m1 यहां पर है, m2 यहां पर है, तो बताओ कैसे लगेंगे फोर्सेस? दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दो और फिर m1 को m2 इधर खींचेगा और m1 m2 को इधर खींचेगा, ऐसे फोर्स लगेगा ये। ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड along the line joining। दूसरा है कि नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी 0। इससे क्या मतलब होता है सर? क्योंकि ये और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है,
तो एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट फॉर अ कंप्लीट सिस्टम। इससे फायदा यह हो जाता है कि हमारा जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कांस्टेंट हो जाता है। जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो जाता है। यहां पे कहीं पे इनका सेंटर ऑफ मास रहेगा, m1 m2 है तो कहीं पर तो रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज, कभी भी ध्यान दे दो कि ये जो है बहुत वीक फोर्स है। हाँ, मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये, ठीक है। और क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम रहता है ये। मीडियम का मतलब क्या सर, इसके सराउंडिंग में आप कुछ भी डाल दो, ये फोर्स चेंज नहीं होने वाला है। अभी मान लो दो पार्टिकल्स एयर में हैं, ठीक है, और उनके बीच में फोर्स है लेट्स से 10 न्यूटन। अब उनको पानी में लेके चले जाओ, तब भी फोर्स क्या रहेगा, उनको किसी भी प्लेनेट में लेके चले जाओ तब भी फोर्स क्या रहेगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। आ रही बात समझ में। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। मीडियम मतलब सराउंडिंग में क्या है, जैसे अपने सराउंडिंग में क्या है, एयर है ना। हम लोग स्विमिंग पूल में चले जाएंगे तो अपने सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, वाटर। तो ये फोर्स चेंज नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, इसको एयर रेजिस्टेंस नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो चेंज नहीं होने वाला। समझ गए ना। मतलब m1 m2 के बीच का जो फोर्स है वो कहां पर रखे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इवन दो डिफरेंट मीडियम भी आप रख दोगे ना, हाँ उस पर और फोर्सेस भी लग सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। बट ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है बिटवीन m1 एंड m2, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच दे आर प्रेजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है ये बेसिकली, क्योंकि जो जी है ना वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, चलो बढ़िया है। और क्या खास बात है सर इसकी, तो पांचवा पॉइंट, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। आपने सुना है कंजर्वेटिव फोर्स का नाम। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है बेटा जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है एक्चुअली स्पीकिंग। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ये। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने मार्कर को या स्टाइलस को ऐसे ऊपर लेके गया, वापस नीचे लाया, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वो रास्ता कैसा भी हो, अब चाहे मैं ऐसे लाया हो, क्या ऐसे 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 लाया हो, कैसे भी लाया हो, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो ये वर्क डन जीरो हो जाता है। तो एक बार एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था ऐसा, मुझे याद आ गया। उसने क्या किया था, बोला था एक ऐसे ले जाओ, एक ऐसे ले जाओ और एक ऐसे ले जाओ। इसमें वर्क डन W1, इसमें W2 और इसमें W3। ऐसा जेई एडवांस ने वर्क डन का क्वेश्चन पूछा था और बताया था कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, A, फाइनल पॉइंट सबका क्या है, B, और उसने बोला था ग्रेविटी एक्ट कर रही है, बताओ वर्क डन का क्या रिलेशन होगा। तो क्या आंसर होगा, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 हो जाएगा। क्लिक रहेगा ये पॉइंट आपका, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये कंजर्वेटिव है इसलिए ना यहां पर एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होते हैं वहां पर जो भी वर्क हम लोग करेंगे वो स्टोर हो जाता है, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या बनेगा, whenever some work is done against gravitational force which is a conservative force,
द वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा बेसिकली। जैसे मान लो इस पे ग्रेविटी है, किधर लग रही है, अब कोई बोले इसको ऊपर लेके जाओ, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं ना, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल। क्योंकि हर जगह जहां कहीं पर भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है, वहां पर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा नहीं। दो ही तो एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है। आ रही बात समझ में? जैसे ही मैंने इसको ऊपर लेके गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके गया, तो इसमें क्या स्टोर हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ दिया तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है। यानी कि मैं यहां पर एक टर्म डिफाइन करता हूं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी इज स्टोर्ड in terms of gravitational potential energy in terms of gravitational potential। वो बाद में चर्चा करेंगे अपन कैसे निकालते हैं, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या क्या याद रखना है पॉइंट आपको बताओ बेटा। पहला, हमेशा कैसा फोर्स है, हमेशा अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नेट फोर्स हमेशा क्या होगा सिस्टम पे, जीरो, क्योंकि ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। म्यूचुअल समझ रहे हैं? म्यूचुअल का मतलब इसने मुझसे 10 रुपए लिए तो इसको कितने रुपए मिले, 10 रुपए, बराबर ना। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रांजेक्शन देखेंगे तो अगर हमारा ओवरऑल ट्रांजेक्शन उसके पास जीरो था, मेरे पास पहले 10 था, लेकिन अब उसके पास क्या हो गया 10, मेरे पास क्या हो गया जीरो, टोटल सम अभी भी कितना है 10। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है जहां कहीं पर भी ग्रेविटेशनल या कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वहां पर, ठीक है। दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये, इसलिए कभी कभी इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। जहां कहीं पर एक्सप्लोजन हो रहा हो, लेट से अभी दिल्ली में वो ब्लास्ट हो गया करके, तो वहां पे ग्रेविटी क्या करेगा, वो ब्लास्ट में जो फोर्सेज इन्वॉल्व थे वो तो बहुत हाईली इंपल्सिव थे ना, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो छोटे मोटे सरपंच को कोई पूछता नहीं है, समझ रहे ना आप लोग, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं इसलिए। और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम मतलब सराउंडिंग मीडियम, हवा है कि पानी है कि क्या भरा हुआ है, पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है फोर्स। और ये कंजर्वेटिव होता है, यानी कि इसका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और इसके जो भी वर्कडन हम करेंगे वो किसमें स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और कोई पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि स्प्रिंग का भी जो फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। तो स्प्रिंग में भी है, जब भी आप कभी स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। फॉर्मूला भी शायद आपको याद होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर आता है, वो सब पढ़ा है आपने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसका ना एक 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 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप बार बार पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ठीक है। वो क्या बोलता है कि a mass m is divided into two parts, m1 and m2. Find m1 upon m2 to have maximum force between them. एक कैपिटल एम को क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया गया है, m1 और m2 में, और हमको निकालना है m1 अपॉन m2 टू हैव मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम। यानी कि उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स के लिए m1 अपॉन m2 कितना होना चाहिए। तो एक बड़ा सा मास बना लो, कैपिटल एम, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, क्या क्या, m1 और, अब उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस मान लो, r, तो कितना फोर्स आ जाएगा, कितना फोर्स आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन
आप ट्राई करोगे, करना चाहते हो ट्राई? लो, ज्यादा समय नहीं दूंगा लेकिन मैं, ठीक है, 1 मिनट ले लो। ट्राई कर लो सर, ट्राई कर लो। देखो इतना तो पता है कि दोनों का जो सम है M1 + M2 वो किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इससे ही तोड़ के बनाया ना आपने। तो M1 + M2 मस्ट बी कैपिटल M। तो M2 क्या हो जाएगा यहां से, M2 क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस M1, वहां पे डाल दो। अबे हाँ या ना, तो ये आ जाएगा G M1 M2 की जगह क्या आ जाएगा, M माइनस M1। इसको मैक्सिमाइज करना है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ बेसिकली जब भी आपको कहीं पर भी दिखाई दे मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम, कहीं पर भी आपको मैक्सिमम मिनिमा दिखे तो तुरंत डिफरेंशिएशन करके 0 कर देना चाहिए, जिसको भी मैक्सिमाइज करना है। लेकिन सर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, जिसको आप चेंज कर रहे हैं। इसमें बताओ ये जो क्वांटिटीज मैंने लिखी है, ये क्वांटिटीज में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, मास। कैपिटल एम तो हम चेंज नहीं कर सकते, जी भी हम चेंज नहीं कर सकते, आर भी हम चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज कर सकते हैं, मास M1 को, राइट। क्योंकि M1 डिपेंड करेगा मैंने कैसे ब्रेक किया हुआ है, राइट, मैंने कैसे तोड़ा है। मान लो मैंने एक पोर्शन बड़ा एक पोर्शन छोटा तोड़ दिया तो M1 अलग हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है M1, ठीक है। तो अगर टू मैक्सिमाइज फोर्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी कि टू हैव मैक्सिमम फोर्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, जो वेरिएबल है M1 उसको 0 कर दो, तो dF/dM1 को 0 कर दो। अच्छा तो बाकी क्वांटिटीज का क्या करेंगे, बाकी क्वांटिटीज से क्या लेना देना, वो सब कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, R² कांस्टेंट है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, M1 माइनस M1², 1 आएगा, ठीक है। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। बेटा कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, कुछ याद है कि भूल गए आप लोग, कुछ याद है डिफरेंशिएशन आपको? चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा, जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। क्या आएगा, 2 पक्का ना, आर यू श्योर? अब देखो यही वाला ऐसा ही कुछ यहां पे लिखा हुआ है ना, बस इसमें क्या है आगे G/R² है, तो वो लिख दो जैसा का जैसा ही। अब इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो यहां पे क्या बचेगा, कैपिटल M, और वहां पे क्या हो जाएगा 2M1। अरे बोलो यार, कैपिटल M माइनस 2M1, और इसको 0 के इक्वल कर देना है। तो इसको 0 के इक्वल करते से क्या आ जाएगा, तो कैपिटल M माइनस 2M1 मस्ट बी 0, तो M1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, M/2, यानी कि आपने जो पार्ट ब्रेक किया था, कैपिटल M को आपने M1 M2 में ब्रेक किया था, तो स्मॉल M1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, M/2, यानी कि आधा। यानी कि अगर 1 किलो का पार्टिकल था तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा ½ kg, तभी वो ½ kg के बीच में मैक्सिमम फोर्स आएगा, बराबर है। यानी कि अगर M1 का वैल्यू M/2 है तो M2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, M/2। तो हमको M1/M2 चाहिए था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:1। रेशो को कभी 1:1 बोल सकते हैं यहां पर। तो अगर उसने एक बार ऐसा पूछ लिया था, एक बार उसने क्या पूछ लिया था, उसने पूछ लिया था M1/M कितना आएगा, यानी कि स्मॉल M1 कैपिटल M कितना आएगा, तो स्मॉल M1 कैपिटल M कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि आप ट्रिक में क्या लिख सकते हैं कि आधा तोड़ो, तो ट्रिक ये है टू गेट मैक्स फोर्स
क्या करो, आधा तोड़ दो। हाफ केजी, अगर 1 किलो है तो आधा किलो आधा किलो, 2 किलो है तो 1 किलो 1 किलो, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम फोर्स। अरे याद रख लेंगे, टू गेट मैक्सिमम फोर्स आधा तोड़ो, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है। अभी अभी इसका आंसर क्या होगा, 1/2। लेकिन थोड़ी देर पहले आंसर क्या था, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनली कि m1/m2 तो आ जाएगा 1 और m1/m आ जाएगा 1/, ऐसा ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। अब देखो ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो जाना घर पर और ग्रेविटेशन के अंदर लिख लेना, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन कराए हो सर ने, कुछ भूल गए हो या आपने लिखे नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। इसको मिटा दो ऊपर वाले को। चलो आगे बढ़ते हैं ना, बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। नाम सुना आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? चलो देखते, सिर्फ नाम ही काफी है। चलो देखते, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हमारे पास जो टॉपिक है ना बेटा, फिजिक्स में कम से कम 20 बार आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कम से कम 20 बार आता है टॉपिक। सुपरपोजिशन कब लेते हैं अपन, जब हमको एक से ज्यादा फोर्सेस या वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना होता है। एक से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये क्या बोलता है कि नेट फोर्स इज सम ऑफ, नॉट सम ऑफ बट वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। अब वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, कुछ याद है आपको? वेक्टर सम का मतलब होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो आप कहां पढ़ते हैं, वेक्टर्स के अंदर। जैसे मैं आपको बोलता हूं दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनका सम जो है वो है ए प्लस बी। तो किसी को पता है कि इनके जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत बेसिक चीज है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम वेक्टर सम कहते हैं एक्चुअली। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर मैं इस पर्टिकुलर एंगल अल्फा को निकालूं तो क्या आ जाएगा, टेन अल्फा का फॉर्मूला। किसी को याद है टेन अल्फा का फॉर्मूला? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये सब चीजें हम लोग बहुत बेसिक यानी कि स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं, है ना, वेक्टर। तो वही यहां पर होने वाला है कुछ, तो भी देखो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं एक एम है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ऐसे कितने भी मासेस हो सकते हैं। किसी ने पूछा नेट फोर्स ऑन m निकालो, नेट फोर्स ऑन m। तो m पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, जो भी बच गए वो सब फोर्स लगाएंगे, राइट। बताओ ये m1 m पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा? अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। ये m1 m को बुलाएगा अपने पास कि भगाएगा? बुलाएगा, भगाता नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां पे कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव। तो ये ऐसे बुलाता है इसको तो ये F1 हो गया, बराबर। ये M2 भी M को क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये F2 हो गया। ये M3 भी क्या करेगा, M को अपनी तरफ बुलाएगा। कितने फोर्सेस हो गए बेटा? क्या ज्यादा भी हो सकते थे। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा सबका वेक्टर सम। ऐसे कितना भी हो सकता है, यानी कि आपको क्या करना है, समेशन ऑफ Fi। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहते हैं। एक
एग्जाम्पल से चालू करते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल से चालू करेंगे, समझ जाएगा आपको। देखो ध्यान से ये मान लो हमारे पास में m है, ये हमारे पास में 2m है, और ये हमारे पास में वापस से m है। ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस 2l है। मैंने पूछा फाइंड फोर्स ऑन 2m, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2m, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2m। हाँ तो करो ना, ट्राई करो कितना आता है। अब मुझे बताओ इसमें टोटल मास कितने हैं? अरे टोटल नहीं नहीं, टोटल कितने मासेस हैं? 3। हमको किस पे फोर्स निकालना है? 2m पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये वाला m भी लगाएगा, ये वाला m भी लगाएगा। ये वाला m इस 2m पे किधर फोर्स लगाएगा? बुलाएगा कि भगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा। और ये m इस 2m पे किधर फोर्स लगाएगा? उधर लगाएगा। बट कौन सा वाला करीब है? ये वाला m करीब है, वो वाला m थोड़ा सा दूर है। तो जो करीब होता है वो फोर्स ज्यादा लगाएगा कि कम लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। पास में जो होता है वो ज्यादा फोर्स लगाता है ना? तो अगर मैं नाम दे देता हूं, लेट से दिस इज 1, दिस इज 2, तो F1 इधर लगेगा और F2, क्या F1 F2 के फॉर्मूले पता है आपको? अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F1 किस किस के बीच का फोर्स है? F1 is the force between M and 2M. So this will be G M 2M अपॉन डिस्टेंस कितना है? तो L स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 2 G M स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली F2 किस किस के बीच का फोर्स है? तो वो भी क्या आ जाएगा? G M 2M अपॉन, बट इस बार डिस्टेंस कितना है? 2L। 2L का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब आप चेक कर लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। विच वन इज बड़ा वाला, विच वन इज छोटा वाला? F1 बड़ा है, और F1 F2 के बीच का एंगल कितना है? 180। तो जब भी 180 का एंगल होता है तो माइनस कर देने का, और 0 डिग्री का एंगल होता है तो ऐड कर देने का। अरे भाई 10 न्यूटन इधर लगाया किसी ने 6 न्यूटन इधर लगा दिया, तो कितना फोर्स बच गया? 10 माइनस 6। अब दोनों बोले 10 भी इधर लगा दिया, 6 भी इधर लगा दिया, तो कितना हो जाएगा? 16। सिंपल चीजें हैं ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या आंसर आ जाएगा? नेट फोर्स कितना आगे बढ़ा? तो नेट फोर्स आ जाएगा बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। विच वन इज बड़ा फोर्स? F1 या F2? F1 इज बड़ा फोर्स, तो ये आ जाएगा F1 माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 2 है, और ये कितना है? 1/2। तो 2 माइनस 1/2, 3/2। 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2 GM स्क्वायर अपॉन, और डायरेक्शन किधर? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब माइनस आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। डायरेक्शन लिख दिया बेसिकली, राइट वाला प्लस आई कैप होता है, लेफ्ट वाला माइनस आई कैप होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अरे समझ में आया कैसे सोल्व करना है? अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही मास हो, बहुत सारे और भी मासेस हो सकते हैं। मैंने तो यहां पे 3 ही लिए, हजारों भी मासेस हो सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? वही सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करो ना। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। देखो मजा आएगा अभी आपको, देखते जाना बस, है ना। ये बेटा यहां पे मैंने रख दिया 1 किलो, 1 kg रख सकते हैं। ये को रख दिया 1 kg 1 मीटर रख दिया साहब। फिर आप जो है 2 kg रख दो, और 1 kg रखना है तो 1 kg रख दो। मैं क्या कर रहा हूं ना, एक जीपी बनवाऊंगा आपसे अभी। ठीक है, जीपी समझते हो? अब ये फोर्स, ये डिस्टेंस ले लो अपने हिसाब से, जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये भी ले लो, 1 ले लो। ठीक है, अगला ले लो। ऐसे डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे अपन। ठीक है, ये ओरिजिन ले लो। नेक्स्ट कितना लेंगे? 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लो। हाँ बेटा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसने बोला आपसे?
हाँ 1 बजे तक की है ना, ठीक है ना, जितना होगा उतना तो होगा, फायदा तो। बार बार नहीं आ सकते हो भाई। देखो हम तो ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर जो हम एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहे हैं वो नहीं लेते हैं, कंसेप्ट कंसेप्ट ले लेते हैं। क्या करें बताओ आप। भाई देखो अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, या तो हम सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। तुम लोग डिसाइड कर लो पहले। भाई देखो सिर्फ 2 घंटे में तो इसका ये होने वाला नहीं है, या तो फिर वो वैसे ले सकते हैं अपन कि भाई सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट ले ले। चलो वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग। कितने लोग चाहते हैं कि हाँ सर सिर्फ कंसेप्ट ले लो, या एक क्वेश्चन, जैसे मैंने कंसेप्ट लिया एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ऐसे ही ले लो, इसमें पूरा चैप्टर हो जाएगा लेकिन, है ना। या फिर कौन लोग चाहते हैं कि नहीं सर जैसे हम लोग चल रहे हैं, जिस फ्लो में चल रहे हैं, क्वेश्चन कम से कम 1 2 3 तो क्वेश्चन भी हो, है ना, या जिसमें कम से कम स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो कवर हो जाए हमारे, वैसे ले लो, तो उसमें फिर वो 2 घंटे में नहीं होने वाला है। कौन से पे हाथ रेज किया मुझे समझ में नहीं आया। दूसरे वाले के लिए कर रहे हो ना, तो बैठो ना यार आराम से। देखो कैसा है, बस 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 हो गया बेटा। भाई टाइम तो मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता भाई, एक एक बजे आप कितने बजे तक रुक सकते हो। चलो शाम तक बैठ जाते हैं, उसमें क्या है। कल 8 बजे तक, आज 8 बजे तक। देखो एक समय के बाद ना बंदा कुछ भी पढ़ता है बोर होने लगता है, ठीक है ना। तो भाई 11 से 1 तो शेड्यूल है क्लास, तो आप चाहें तो 2 बजे तक पढ़ा देंगे आपको, उससे ज्यादा तो नहीं खींच सकते, उससे ज्यादा खींचना आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। 2 तक ठीक है, 2 तक जितना होगा उतना कोशिश कर लेंगे अपन। तू जा रहा है क्या कहीं पर, कहाँ। अरे तो ये रिकॉर्डिंग है ना, ये देख लेना ना। अरे एक काम करते हैं ना, 2 बजे तक ले लेते हैं, और बाकी का 1 घंटा आप घर पे देख लेना। भाई 2 बजे 1 बजे तक तो आप हो ना, 1 बजे तक तो देखो आराम से। 4 वाला मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना, मेरा भी एक क्षमता है ना। वही तो। देखो चैप्टर खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन ले रहे हैं इसलिए टाइम लग सकता है ना। जैसे ये कंसेप्ट बता दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक क्वेश्चन बता दिया, मैं तो अगले पे चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ऐसे आए हो तो कुछ लेके जाओ। अरे मुझे भी तो, मेरा भी तो जीवन है बेटा। है कि नहीं, है ना। 3 घंटा काफी हो जाता है। तुम लोगों के लिए 2 तक भी ठीक है। कहाँ जा रहे हो, अच्छा पानी भरने जा रहे हो, जाओ। ठीक है अभी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। और किसी को भी बीच में जाना हो ब्रेक टाइम के लिए तो चले जाना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 किलो 1 किलो 2 किलो 4 किलो ऐसे मासेस रख रहा हूँ, आप देखते जाओ डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में, एक एक दो, ये 2 ले लो साहब, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, इन्फिनिटी तक जाना है। पैटर्न नहीं समझा, चलो बढ़ा देते हैं। ये कितना है, 1 2 4, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समझ रहा है तो। अरे यहाँ पे 1 था तो 1 ले लिया, 2 है तो 2 ले लिया, 4 है तो 4 ले लिया, 8 है तो 8 ले लिया।
अरे दादा ये 1 है तो ये डिस्टेंस, ये कितना है तो ये 2 ले लिया, ये कितना है 4 तो ये क्या ले लिया 4, ये कितना है तो ये कितना ले लिया। हाँ तो फोर्स निकालना है 1 kg पर, 1 kg एट ओरिजिन, फाइंड फोर्स ऑन 1 kg एट ओरिजिन, उसमें फोर्स निकालना है। अब तुम ये बता दो मुझे कि कितने मास है टोटल हमारे पास, इनफाइनाइट मासेस है बराबर ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सबका एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। टू जी, 5G के जमाने में 2G हो सकता है यार, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं जी कितना आता है जी। देखो इसमें कौन कौन फोर्स लगाएगा वो देख लो, इसमें ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा, किधर लगाएगा, ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ये भी इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ये भी इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, ये भी इस पे किधर फोर्स लगाएगा। क्या ये सभी फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो नेट फोर्स सबका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम कर देंगे। तो नेट फोर्स आ गया F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। F1 इन दोनों का फोर्स है, क्या फॉर्मूला है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा। कुछ कॉमन शॉमन है देख लो, जी कॉमन है जी, क्या बच गया जी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन जी। ये क्या बन गया जी, ये इनफाइनाइट जीपी बन गया जी, है ना। इनफाइनाइट जीपी का सब आपको सर ने बताया होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, वही लगा दो, तो ये आ जाएगा जी ए अपॉन 1 माइनस आर। ओ माई गॉड, कितना आ रहा है आंसर, 2G। अरे हाँ जी या ना जी, ओके जी, इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन बन गया जी। तो ऐसा क्या होता है ना, फिजिक्स अल्टीमेटली लैंड्स ऑन मैथमेटिक्स, ऐसा हो जाता है ना। वो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। घटिया क्वेश्चन तो आ जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन नहीं आएगा। ये घटिया था, ये बढ़िया है, इसमें ज्यादा मैथ्स यूज नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, ठीक है। और देखो साहब, ये वाला बताओ इसमें कितना आएगा। ये ट्राइंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे ऐसे मास रख दिए साहब, बताओ किसी भी एक पे फोर्स निकाल लो, इक्विलैटरल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द मासेस, एनी ऑफ द मास। अच्छे से बनाना डायग्राम, हाँ। अरे बेटा तुमको समझ में तो आ रहा है ना, पता लगा ऐसे मुंडी हिला रहे हो। लोग बोलते बदमाश बैच है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। नहीं मतलब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं सर सावधान रहना, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। √3 GM² / L², हाँ सही है। बोल रहे बच के जाना सर, √3 आना चाहिए। वेक्टर सम करना होता है बेटा, करें सोल्व। देखो
किस पे निकालना पसंद करोगे, क्योंकि सेम ही आएगा, सिमेट्रिक है ये तो। किसी भी एक पे ले लो, किस पे लेना पसंद करोगे? ऊपर वाले पे ले ले। बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। ये इसको बुलाएगा या भगाएगा? बुलाएगा। कैसे बुलाएगा? ऐसे, यानी कि ये वाला मास इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, लेट से F1, बराबर। ये वाला मास भी क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या होगा? F2। क्या F1 का वैल्यू G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? L स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा? GM स्क्वायर बाई, क्या F2 भी इतना ही आएगा? अब याद रखना, जिंदगी में अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते हैं और उनके बीच का एंगल यहां पे कितना दिया है? 60। तो फिर एक ट्रिक बता देता मैं आपको, ठीक है? ट्रिक ये होती है कि अगर ये भी A है, ये भी A है, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो आएगा 2A cos थीटा बाई 2। कितना आता है? 2A cos थीटा बाई 2। तो यहां पर मुझे बताइए, ये और ये सेम हो गए, है ना? यानी कि ये भी F हो गया, ये भी F हो गया, ये एंगल कितना हो गया? 60। तो ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा, एग्जैक्टली बीच में 30 डिग्री पर आ जाता है, ठीक है? कितना आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से? 2F cos 60 बाई 2। और 60 बाई 2 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3 बाई 2। 2 से 2 तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया? √3F की जगह GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो आंसर आ गया √3 GM स्क्वायर। या तो मैं तो बच्चों को ऐसे रटवा देता हूं, ये भी भूल जाता है बच्चा, है ना? तो मैं बोलता हूं 90 डिग्री में होगा तो √2 टाइम्स आता है, 60 डिग्री पे होता है तो √3 टाइम्स आ जाता है, और 120 डिग्री पे होता है तो 1 टाइम आ जाता है। इतना क्या है, मैं बता देता हूं ना। अरे देखो सुन, अरे ये तो यार कॉमन सेंस वाली बातें हैं, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। 90 कितने का एंगल है? कितना एंगल है यहां पे ए और ए का? तो ये आएगा √2 है। ये ए है, ये ए है, ये एंगल कितना है? तो √3 आता है। और अगर ए और ए 120 पर है तो ए ही आ जाएगा भाई। अरे ये कर सकते हो ना यार भाई, या तो ये कर लो या ये याद कर लो। मुझे तो लगता है कि ये कभी कभी बच्चा भूल जाता है, वो नहीं भूल सकता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टैंडर्ड है, ज्यादा याद आता है। 60 डिग्री पे √3 टाइम्स, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स, और 120 डिग्री पे वही आ जाता है। तो क्वेश्चन आ चुका है, दो वेक्टर थे इक्वल मैग्नीट्यूड के, रिजल्टेंट भी उतना ही आ गया। बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना था? 120। 120 में होता ही है। अरे बिल्कुल निकलेगा यार, उससे भी निकलेगा ये, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा टाइम लगेगा, इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, और इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। इसमें टाइम लगता है 1 सेकंड, इसमें लगेगा 5 सेकंड, उसमें लगेगा 10 सेकंड, ऐसे होता है। तो हम वहां पे टाइम गेम ही तो खेल रहे हैं। तो फिजिक्स जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को ना, जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं जिन बच्चों को, वो बच्चा 30 से 40 मिनट में जेई मेंस का पेपर खत्म कर देता है फिजिक्स का, 30 से 40 मिनट में बस। ताकि बाकी समय, एडवांस का तो कोई समय नहीं होता, एडवांस में तो ढूंढना होता है कौन सा बन रहा है मुझसे, ठीक है? मेंस की बात कर रहा हूं। तो 30 से 40 मिनट में फिजिक्स खत्म हो जाता है, ताकि बाकी समय मैथ्स के लिए हो जाए, क्योंकि मैथ्स को समय देना पड़ता है, तब जाकर के 30-40 नंबर आते हैं मैथ्स में। वो तो हो सकता है, सिर्फ ओएमआर भरेगा तो। अरे चले क्या नेक्स्ट पेज पे? ये भी करना है अभी अपन को। कितना आ रहा है इसका? सही है, ये लिख लिया सबने? ये भी याद रख लेना बस, है ना? 2A cos थीटा बाई 2। बेटा इस बार कितने मासेस है टोटल? अबे धीरे बोलो। 30 क्यों बोल रहे हो, मेरा थोड़ी हूं। हाँ, किस पे फोर्स निकालना पसंद करेंगे आप? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? सेम ही आएगा वो तो।
इस पे करें, चलो इस पे कर लेते। बताओ इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये भी लगाएगा 1 2 3। ये बताओ इस पे किधर फोर्स लगाएगा? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, F1। F1 का वैल्यू क्या होगा? G M M अपॉन ए स्क्वायर। ये भी खींचेगा F2 G M M अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होता है? √2 है भाई, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 है, तो √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अरे सही है क्या? तो 2a स्क्वायर हो गया साफ। और ये किधर खींचेगा? इधर, तो कितना हो जाएगा? G M M अपॉन ए स्क्वायर। तो कौन कौन सा फोर्स सेम आ गया बेटा? F1 और F3 सेम आ गया ना, F1 और F3 सेम आ गया। और जो F2 है वो कितना आ गया? F1/2। अरे यार ये इसका आधा है ना। अब बस एंगल देख लो, ये F1, ये F1 और ये F1/2, कितना एंगल है? ये 40। अब मुझे बताओ ये F1 और ये F1 कितने डिग्री पर है? तो मैंने बोला था 90 डिग्री पर हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो कितना टाइम्स आता है? और वो एग्जैक्टली बीच में आएगा, यानी कि इसका और इसका रिजल्टेंट इधर कितना आ जाएगा? √2F1। बट इधर पहले से कौन है? F1/2, और इन दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया? इनको जोड़ दो तो आंसर क्या हो गया? F1/2 प्लस √2F1। कुछ कॉमन आया क्या? F1 और F1 का वैल्यू कितना है? GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। आंसर। अरे समझ में आया क्या? तो पूरा वेक्टर का खेल है बताइए। अच्छा इसमें एक बढ़िया चीज पूछते हैं, मान लो सेंटर पे कोई मास रख दिया, उस पे फोर्स बताओ। फोर्स ऑन मास M एट सेंटर 0 आ जाएगा। क्यों? अरे चारों लोग पकड़ के खींचेंगे। ये वही है जैसे मान लो एक रथ है, उसमें 4 घोड़े लगे हैं और चारों घोड़े ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भाग रहे हैं, तो रथ किधर जाएगा? कहीं नहीं जाने वाला है वो, क्योंकि नेट फोर्स कितना होगा? अच्छा नेट फोर्स 0 कब नहीं होगा? अगर एक मास हटा दें या वैल्यू चेंज कर दें। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, चाहे फिर वो ट्राइगॉन हो, टेट्रागॉन हो, पेंटागॉन हो, हेक्सागॉन हो, ऑक्टागॉन हो, अजय देवगॉन हो, कोई सा भी गॉन हो या गोवा गॉन हो, उसके सेंटर पर अगर आप कुछ भी रख देते हो, उस पे फोर्स हमेशा 0 लगता है। उस पे फोर्स हमेशा 0। हां मेक श्योर सभी जगह मासेस सेम होने चाहिए वर्टाइसेस पर, तभी 0 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये ट्रिक है। फोर्स ऑन द या एट द सेंटर ऑफ central mass of a regular polygon having equal masses at vertices will be 0. Will be 0. ठीक है? और ऐसा पॉइंट बेटा जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड, अरे ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट। यानी कि ऐसा बिंदु जहां पर सभी बलों का जो रिजल्टेंट है, यानी कि फोर्सेस का रिजल्टेंट है, अगर वो 0 आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो नल पॉइंट कहते हैं या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, यानी कि वहां पे किसी को भी रख दो आप, फोर्स 0 ही लगेगा। आपने कैपिटल एम रखा, मैं बोलता हूं कैपिटल एम मत रखो, स्मॉल एम रख दो, तब भी वहां पे फोर्स कितना होगा? यानी कि वो पॉइंट का इफेक्ट है, मास का इफेक्ट नहीं है।
वहां पे जाके ये बैठेगा तब भी इस पे फोर्स होगा, वो बैठेगी तब भी जाके उस पे फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसा है। क्योंकि वो पॉइंट का नाम क्या है? नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। याद रखेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, लिख तो रहे हो ना, घर पे आके लिखोगे, ठीक है। अच्छा तुम लिख रही हो क्या? अरे लिखने में तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ बेटा। अच्छा गड़बड़ हो जाएगा क्या ऐसे? अच्छा छोटा करना पड़ता है ऐसे, अदरवाइज। नहीं नहीं ठीक है, छोटा कर देते। ठीक है ना, अब तो सही है ना? इसको थोड़ा बड़ा कर दे, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं। सुनो बेटा, बड़ा बातचीत नहीं। मान लो दो मासेस है। अब क्वेश्चन इसमें क्या आता है, ध्यान से सुनना आप लोग। क्वेश्चन ये आता है, अगर इन मासेस को मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है या नहीं है? तो ये दोनों जाके चिपकेंगे कि नहीं एक दूसरे से? तो मेरा प्रश्न ये है कि ये कहां जाके मिलेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ मीटिंग क्या होगा इनका? सेंटर ऑफ मास पे। ऐसा क्यों, तुझे कैसे पता चला कि सेंटर ऑफ मास पे ही चिपकेंगे? क्योंकि बेटा आपने इसको रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है। इसका मतलब हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर आप रेस्ट से रिलीज करेंगे और नेट फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। आपने बोला था ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, और चूंकि ये रेस्ट पे था तो वीसीओएम क्या होगा? जीरो। यानी कि सेंटर ऑफ मास चलने वाला, तो इनको चलना पड़ेगा, और ये ऐसे चलेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास मूव ना हो। तो अगर ये राइट में जाएगा तो वो, अभी मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद ये चलेगा इधर और ये चलेगा इधर, और जाकर के कहां मिलेंगे? सेंटर ऑफ मास पर एग्जैक्टली जाकर के मिल जाते हैं। तो ये लिख लेना यहां पर कि ये कहां मिलते हैं, दे विल मीट एट सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब मेरा प्रश्न चेंज हो गया, मैं चाहता हूं कि ये ना मिले, तो क्या जादू करूं, क्या करूं मैं कि ये मिले ना? नहीं नहीं, मुझे यही दो मास रखने के। क्या क्या क्या? इनकी वो हम नहीं कर सकते ना चेंज, हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ये मिले ना? हाँ, टू मेक द सेपरेशन कांस्टेंट। नहीं वैसा कुछ नहीं करना है। अब वो कैसे ला सकते हैं? नहीं, देखो बहुत प्रैक्टिकल चीज डिस्कस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल चीज डिस्कस करते हैं, सुन लो पहले, ठीक है। अर्थ जानते हैं हम लोग, अर्थ अर्थ, अर्थ और सन, दोनों अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है या नहीं है? बट अर्थ तो कभी सन को चिपकती नहीं है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगाने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस आउट कर देगा। यानी हाँ सेंट्रीफ्यूगल, हाँ शुरू तो लगेगा क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगता है साहब। यानी कि दिक्कत क्या हो रही है, ये M1 M2 आपने छोड़ दिए, छोड़ने के बाद कहां मिल गए, सेंटर ऑफ मास पर। तो मैं क्या करता हूं, इनको घुमा दूं अगर सर्कल में, तो इनको सर्कल में घुमाने से क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, और वो फोर्स इसको बैलेंस कर देगा और इसको भी बैलेंस कर देगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी,
यानी कि टू मेक सेपरेशन अनचेंज फाइंड वेलोसिटी गिवन का मतलब यह है दे मस्ट रोटेट या रिवॉल्व इन अ सर्कल। उसका सेंटर कौन होगा? सेंटर ऑफ मास। रिवॉल्व इन अ सर्कल हुज सेंटर विल बी सेंटर ऑफ मास। ये ध्यान रखना है आपको। अब ये देखो, ये डिस्टेंस मान लो r1 है, ये डिस्टेंस मान लो r2 है। r1 r2 के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। r1 का फॉर्मूला होता है m2 r अपॉन m1 प्लस m2, ये सर ने शायद पढ़ाया होगा। और r2 का फॉर्मूला होता है m1 r अपॉन, यानी कि जो m1 होगा वो r1 रेडियस में घूमेगा और जो m2 होगा वो r2 रेडियस में जब घूमेगा तब इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। यही कंसेप्ट आता है सैटेलाइट और अर्थ के लिए भी। सैटेलाइट जो है अर्थ का चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है? नहीं लगाएगी तो क्या दिक्कत होगा? नीचे गिर जाएगी वो। इसलिए पर्टिकुलर वेलोसिटी गिवन करके उसको घुमा दिया जाता है। तो इसको भी हम लोग घुमाएंगे कंसिडरिंग दिस एज द रेडियस। ऐसे घूमेगा ये, और ये भी इसमें घूमेगा। एक बड़ा रेडियस में घूम रहा है, एक छोटा रेडियस में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि एक का डिस्टेंस कम है सेंटर ऑफ मास से, एक का डिस्टेंस ज्यादा है। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस विल बी डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड सेंटर ऑफ मास। Center of mass m1, that will be the radius r1. Center of mass m2, that will be the radius r2. तो एक r1 रेडियस में घूम रहा है और एक r2 रेडियस में घूम रहा है। उसका वैल्यू ये है। बताओ इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? m1 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में जाना चाहिए बेटा? m1 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? इधर। और m2 पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर जाना चाहिए? इधर। तभी तो बैलेंस होगा। यानी कि F सेंट्रीफ्यूगल इज बैलेंसिंग, F सेंट्रीफ्यूगल इज बैलेंसिंग, F सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल। तभी काम बनेगा। बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाई r बराबर 1 है तो 1 है तो 1 है, तो वहां से ना, और 2 है तो 2 है तो 2 है। और ये किसको बैलेंस कर रहा है? एफ ग्रेविटेशनल, जो कितना होता है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां है ना, अब यहां से सोल्व करके v1 v2 आ जाएगा। वही तो चाहिए था ना अपन को, टू मेक सेपरेशन अनचेंज फाइंड वेलोसिटी गिवन। ये तो चाहिए थी अपन को। और देखो वेलोसिटीज हमेशा सर्कल में कैसी होती है? रेडियस के परपेंडिकुलर। यानी कि कैसे गिवन करना होगा? नीचे नहीं जा रहा, फिर से दिक्कत हो रहा है। हो गया। तो बेटा इसका वेलोसिटी ऐसे v1 और इसका वेलोसिटी, सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर दिया ग्रेविटेशनल से। सेंट्रीपिटल नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है? वो तो यूनिवर्सल फोर्स है g m1 m2 अपॉन r। दो मासेस, उनके बीच का डिस्टेंस r, तो हमेशा क्या होगा? g m1 m2 बाई r स्क्वायर बराबर है। लेकिन अगर हम यहां से देखेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, तो फिर बाहर लगना ही चाहिए, अदरवाइज कौन बैलेंस करेगा? और हां, एक खास बात है बेटा इसमें। खास बात क्या है? दोनों मासेस अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड समझते हो? टाइम पीरियड जिसमें वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, यानी कि उनका ओमेगा सेम है, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो इसको फील करवाते। ये मान लो m1 है, ये m2 है, और यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? अब देखना, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, बट ये ऐसे घूमेंगे कि जब इसका आधा चक्कर हुआ तब इसका भी आधा चक्कर हो जाना चाहिए। जब इसका 1/4 होगा तो इसका भी 1/4 होगा,
और जब ये यहां आ जाएगा तो ये यहां आ जाएगा। रेडियस अलग अलग है, ध्यान से सुनना। एक R1 रेडियस में घूम रहा है और एक R2 रेडियस में घूम रहा है, बट इनका टाइम पीरियड सेम है। ऐसा कुछ तो भी वो सेम चीज है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इनका सेम टाइम पीरियड है। और वो कैसे निकलेगा टाइम पीरियड? कोई बता सकता है टाइम पीरियड कैसे निकाले? क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, किसी को पता है? नहीं क्या हो रहा है यार, ये वो क्या कैसे हटता है ये, कुछ मुझे पता भी नहीं है। किसको छोड़ा कर दूं? बढ़िया है। तो देखो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान से सुनना अभी। तो इसका टाइम पीरियड निकलता है 2π/ω से, 2π/ω। आपने mv²/r लिखा ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, m⍵² या m⍵²r। यहां से सोल्व करते हैं आप लोग तो ओमेगा निकल के आता है √g m1 + m2/r³। तो ये यहां डाल देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अब कोई बोलेगा ये कहां से आया, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा। इफ यू पुट द वैल्यूज, R1 कितना है? R1 का वैल्यू m2r/m1 + m2, यहां पे पुट करेंगे, जैसे यहां आप सोल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपका ये जो मैंने आंसर लिखा है वही आ जाएगा। इस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम होता है बेटा क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी स्टार सिस्टम। बाइनरी स्टार सिस्टम। अब देखो सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बात करूं सन की और अर्थ की, अब सन और अर्थ में बताओ, सन और अर्थ में बड़ा कौन है? सन बहुत बड़ा है लेट से, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? सन और अर्थ के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? नियर टू सन नहीं, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द सन। अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, सन नहीं घूमेगा, क्योंकि सन का सेंटर और सन और अर्थ का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे आ गया, तो सन तो घूमने वाला नहीं है, तो सिर्फ कौन घूमेगा? अर्थ। वैसे ही हो रहा है अर्थ और सैटेलाइट के केस में। अर्थ और सैटेलाइट में कौन सबसे बड़ा है? तो अर्थ और सैटेलाइट का जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के ही सेंटर पे आ गया, इसलिए अर्थ नहीं घूमता है, सैटेलाइट घूमता है। यानी कि उस केस में क्या हो जाता है, अर्थ और सैटेलाइट के केस में अर्थ स्टेशनरी है और सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा है, और सन और अर्थ के केस में सन स्टेशनरी है और अर्थ सर्कल में या किसी और ऑर्बिट में घूम रहा है। वो इलिप्टिकल भी हो सकता है, एक्चुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, केपलर ने तो यही बताया था ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो ये ध्यान रखना है। बट यहां पर तो दोनों मास के बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास आ रहा था, इसलिए दोनों घूम रहे थे। अच्छा, अच्छी बात क्या होगी, जेई वाले ने क्या पूछा था? जेई वाले ने तो ये पूछा था कि दोनों मास सेम है, अब बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी। अरे यार, दोनों मास इक्वल हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा? यानी कि जेई ने क्या पूछा, मेंस वाले ने, कि अगर दोनों मास इक्वल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो बताओ इनकी स्पीड कितनी हो ताकि ये चिपके ना। तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास कहां आएगा। तो दोनों का रेडियस कितना होगा? इसका भी रेडियस r/2 होगा और इसका भी रेडियस क्या होगा? यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? तो Gm/m इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv² बाय रेडियस r, नहीं r/2। रेडियस r नहीं होगा, रेडियस कितना होगा? सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। m से m कट गया, r से r कट गया, तो v आ गया √Gm/2r। ये आंसर था उसका, ये आंसर था। तो ये एकदम लल्लू लाल है, इसमें बढ़िया है, ये दोनों मास इक्वल है इसमें। तो आपको बस क्या करना है, सावधान रहना है कि क्या दिया। इसको बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं, ज्यादा आता नहीं है बाइनरी स्टार, लेकिन इसको क्या करता है, वो इस वाले क्वेश्चन में घुसेड़ देता है। इसमें बोलता है ये 3 मास दिए ना, इन 3 मास को कैसे घुमाऊं या कितना वेलोसिटी दूं
ताकि सेपरेशन एल बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेंटर के अबाउट यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक सर्कल में रोटेट कर देंगे, और जो भी नेट फोर्स आया था उसको किसके बराबर कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। वैसे ही हम इसके लिए भी कर सकते हैं और इसके लिए भी कर सकते हैं। तो मुझे आंसर बताओ दोनों केस में क्या आएगा। पहले बात कर लेते हैं अपन इसकी। हाँ यस, इसकी बताओ, इसमें कितना वेलोसिटी दे। ये एल था, वी निकालना है। हम्म, हाँ बेटा, रूट जी एम बाई एल। कैसे किया तूने, इसमें फोर्स निकाला था ना भाई अपन ने, वो कितना आया था, अंडर रूट एफ जी बराबर क्या करना है, एफ सी। एफ जी कितना आया था इसका चेक करो, अभी तो निकाला था, अंडर रूट 3 GM² बाई एल स्क्वायर, उसको हाँ mv² बाई आर के बराबर, mv² बाई। अच्छा रेडियस कितना होगा चेक कर लो। अभी क्या तीनों मास इक्वल है कि नहीं है, तीनों मास इक्वल होंगे तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा इनका, एग्जैक्टली सेंटर पे, और एग्जैक्टली सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा यही रेडियस बन जाएगा, एंड ये डिस्टेंस होता है हमारा L/√3। कितना होता है, कभी भी ट्राइंगल में याद रखो ये वाला जो साइड होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, दैट इज L/√3 एंड दैट डिस्टेंस इज L/2√3। हाँ सेंट्रोइड की बात कर रहा हूं, जो मेडियंस का हमारा क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारा सेंट्रोइड ही सेंटर ऑफ मास है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर रेडियस किसके इक्वल आता है बेटा, L/√3। यहां पे L/√3 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो √3 GM/L² इज इक्वल टू V² L/√3। L से L कट गया, √3 से √3 कट गया, तो V आ गया √GM/। ए आंसर है। स्क्वायर का कर लो, स्क्वायर में क्या आएगा देखिए आंसर, स्क्वायर का कर लो। स्क्वायर में, स्क्वायर भी बहुत आसान है, बताओ इसमें सेंटर किधर आ जाएगा, ये ना अपन ने किस पे निकाला था नेट फोर्स, इसमें निकाला था या इस पे निकाला था, किस पे निकाला था, इस पे निकाला था शायद, है ना, वो इधर आया था एफ ग्रेविटेशनल। कितना आया था किसी को आइडिया है, एफ जी बराबर एफ सी। कितना था याद करो, जी M² बाई प्लस ब्रैकेट में √2 + 1/, और एफ सी क्या हो जाएगा, mv² बाई a/√2। कैसे कैसे, पाइथागोरस से पूरा √2 आता है, ये √2 का आधा है, तो √2 a/2 दैट इज a/√2। एम से एम कट गया, तो v आ गया रूट 1 + 1/2 These questions are actually very different and new for you guys। ठीक है, आपने ग्रेविटेशन में पहले ही पढ़ा होगा, है ना, पहले 8th 9th 10th में भी ग्रेविटेशन आता है, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, है ना। बट ये सिस्टम को समझने के लिए है कि मान लो क्योंकि हमारे जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और कोई भी प्लैनेट किसी से टकराता नहीं है, इसका मतलब सब घूम रहे हैं। हाँ ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, सर्कल मान के ही सोल्व करते हैं चीजों को, है ना।
हाँ, इलिप्टिकल का भी बता दूंगा मैं कैसे होता है, बट कंसेप्ट यही रहता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तभी हो सकता है वो। आगे बढ़ते हैं बेटा अभी अपन, ठीक है। तो ये फोर्स के बारे में था। अच्छा, फोर्स के बारे में एक छोटी सी चीज और है, वो है वेक्टर फॉर्म। क्या होता है फोर्स का, किसी को याद है वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला? वेक्टर फॉर्म बता देता मैं। वेक्टर फॉर्म तो होता क्या है बेसिकली, ये m1, ये m2, ये पोजीशन r1, ये r2 और ये r। तो देखो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू नॉर्मल रहता है फॉर्मूला, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, बस यहां पे माइनस आर आ जाता है। आज रुकना भाई। अब आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन मोड आर, तो आर कैप की जगह क्या आ जाता है, आर वेक्टर अपॉन मोड आर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोड आर का क्यूब। और ये आर होता है हमारा R2 माइनस R2 माइनस आर, F21 है सॉरी, R2 माइनस आर। ये डाल दो यहां पर तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप तो ट्रिक से याद रख लेना, मैंने कैसे ट्रिक याद रखी मैं आपको बताता हूं। ये वेक्टर फॉर्म है ग्रेविटेशनल फोर्स का, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लो। F21 है ना, आगे कौन है, पीछे कौन है, तो यहां पे भी आगे कौन है, यहां पे कौन है, यहां पे भी आगे कौन है, पीछे कौन है, केवल माइनस का ध्यान रखना। अच्छा, ये 1 2 होता तो क्या फर्क पड़ता, यहां पे क्या हो जाता 1, यहां पे क्या हो जाता, समझ रहे ना आप लोग। अच्छा, आई जे होता तो यहां पे आई होता, यहां पे जे होता तो क्या हो जाता, समझ रहे हो ना, कोई बड़ी बात। तो ये वेक्टर फॉर्म इसका याद रख लेना है, बहुत ही कम पूछा जाता है बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको क्या दे देगा, 1 किलो का पॉइंट रखा, 1 किलो का मास रखा है 2,1,1 पर, 2 किलो का मास रखा है 4,1,0 पर, इनके बीच का फोर्स बताओ वेक्टर फॉर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या डिफरेंस है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर होता है ना वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अल्टीमेटली, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है। जैसे हर कुत्ते का एक इलाका होता है, उस इलाके में अगर दूसरा कुत्ता घुस जाता है तो ये कुत्ता उसको फिर जो है भौंकने लगता है, पता है ना आपको, सिंपल सी बात है। तो हर मास के आसपास क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब दूसरा मास एंट्री मारता है तो ये उस पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन कैसे होगा सर, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 kg, 1 किलो पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। बस दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी केजी पे लग सकता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 10 किलो m किलो, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो सिर्फ 1 किलो के लिए डिफाइंड है। हाँ, यानी कि जैसे मान लो मैं एक मास हूं, बराबर, ये मेरा इलाका है, अब इसमें कोई 1 किलो का पार्टिकल घुस गया इस रूम के अंदर, तो मैं उस पर जो फोर्स लगाऊंगा वही फोर्स मेरा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जस्ट लाइक एवरी कुत्ता सॉरी एवरी डॉग हैज इट्स ऑन एरिया, इलाका, वैसे हर मास का क्या होता है, एक इलाका होता है, उसमें कोई दूसरा मास घुस जाए तो उसमें फोर्स लगता है, और अगर वो 1 किलो का पार्टिकल घुस गया तो उसमें जो फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन 1 kg,
या फोर्स पर यूनिट केजी, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ईजी से भी लिख सकते हैं, बड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये देखो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ईजी, ईजी से वेक्टर है, वेक्टर है, प्योर वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसका भाई है, फोर्स का। तो फोर्स ऑन या फोर्स पर यूनिट केजी, पर यूनिट मास। अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा इस हिसाब से, इस हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो फोर्स मतलब क्या, न्यूटन, और ये क्या, केजी। जान करके चौक जाएंगे, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ माय गॉड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो क्या होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब मैच कर रही है भाई, तो वही तो है फोर्स। अरे भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ये भी क्या है, फोर्स पर यूनिट मास है। अरे भाई आ क्या बोल रहा है, फोर्स स्मॉल जी, ये स्मॉल जी ही है, हाँ स्मॉल जी ही है। अरे इसका एक और नाम है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ येड़ा बना दिया। अरे भाई नहीं है, सेम आदमी है, नहीं शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बुद्धू बना रहे, और कुछ भी नहीं है। ईजी ही जी है और जी ही ईजी है, ठीक है। फॉर्मूला तो बहुत आसान हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जी m1 m2 अपॉन, बट m2 को कितना रख ले, 1 किलो रख ले बस। अरे यार फोर्स पर यूनिट मास, तो m2 की जगह 1 डाल दे, m2 की जगह 1 डाल देगा तो ये f नहीं होगा, ईजी बन जाएगा। अरे अब माइनस माइनस तो डायरेक्शन हो गया, अपन किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है, फील्ड का, ऐसा है। तो फॉर्मूला तो बहुत चिंदी आ गया, क्या आ गया, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। बेटा सबको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, क्या है, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर, जीएम बाई आर स्क्वायर। हाँ बट इतनी बार बोलेंगे तब एक याद होगा भाई, फॉर्मूला याद करने इतना आसान नहीं है, भूल जाता है बच्चा। अरे याद रख लोगे ना, बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, आपको फोर्स अपॉन मास है बेसिकली। तो ऐसे फोर्स क्या आ जाएगा, एमएच, दिस इज द फोर्स ऑन मास एम इनसाइड फील्ड एच। भाई ये सिंपल चीज है, जैसे मैं बताता हूं, 1 केजी पे लगने वाला फोर्स ईजी है, तो 10 केजी पे लगने वाला फोर्स कितना है, तो एम केजी पे लगने वाला फोर्स एम एच। द फोर्स अप्लाइंग ऑन 1 kg इज 100 Newton, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन 5 kg विल बी 500 Newton। तो वही तो लिखा है मैंने, मान लो ये 10 Newton है, सॉरी ये 10 है न्यूटन पर केजी, और ये 5 है, तो 50 हो जाएगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन मास एम इनसाइड फील्ड ईच, क्योंकि एक पे पता है तो एम पे निकल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एम ई जी। अब इसमें भी वापस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाता है, और वही फलाना ढिमकाना तुमको पता है क्या होता है, राइट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा, तुम लोग ट्राई करना लेकिन, है ना। 1 2 3 4 बड़ा पॉइंट पी पर बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा,
फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन पॉइंट पी, फाइंड ईजी ऑन पॉइंट पी। ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। पी क्या हो गया बेटा? क्या क्या डालना है? अच्छा, मेरा नंबर चाहिए। भाई नंबर तो दे दूंगा, लेकिन जब भी मन करे तब मत फोन करना। एक बार एक बच्चा रात को 1 बजे बोला, सर एक डाउट है। मैंने बोला व्हाट्सएप पे भेज दे। नहीं सर, पर्सनल है थोड़ा। बोला बोला यही टाइम मिला क्या, दोपहर में कॉल करना? मैं पूछा नहीं ना, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता। नहीं तो रात की 1 बज रही थी। हाँ। क्या पूछते, तुमको ही पता है पर्सनल डाउट क्या होते हैं। हाँ, यहाँ यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे तो ही बढ़िया है कि नहीं? सर भाई पर्सनल डाउट वही रहते हैं, तुमको ही पता है। सर मैं ना कुछ दिनों से ऐसे 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 वो ऐसे 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 वो ऐसे, फिर उसमें 1 घंटा लग जाता है, तब भी डाउट क्लियर होता नहीं है। भाई नंबर तो लिख लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। रुको पोस्ट कर देते इसको, है ना? कर देंगे कुछ तो भी, अभी है ना 1-2 दिन है। हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे कितने मास दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी मासेस? 2। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना? मुझे बताओ ये कितना मास है? 1 kg। तो यहां पे इसकी वजह से फील्ड किधर होगा? अच्छा, कोई पूछे इसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द मास। तो यहां पर इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जाएगा ऐसे, और इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे। तो ये होगा E1 और ये होगा E2। E1 का फॉर्मूला क्या होगा? क्या फॉर्मूला है E का? Gm/r²। तो G, ये मास कितना है? 1, और ये डिस्टेंस कितना है? 4। 4 का स्क्वायर, तो G/16। और E2 की बात कर ले, ये मास कितना है? 2, और ये डिस्टेंस कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर रहेगा 2G/20। और ये एंगल किसी को पता है कितना होता है? अरे भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया अभी। ये है G/16 और ये 2G/25, और ये एंगल कितना? तो फिर हमारा पाइथन वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे अभी, A² + B² + 2AB cos θ, जिसमें आंसर आ जाएगा, यानी कि नेट फील्ड आ जाएगा हमारा। लिख दूं क्या? ई नेट आ जाएगा √A1² प्लस 2E1E2 cos 37। व्हाट इज cos 37 का वैल्यू? 4/5। तो वो डाल देना, आंसर आ जाएगा। आज डायरेक्शन तो यार निकालनी पड़ेगी उस फॉर्मूला से। tan अल्फा = E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos। हाँ, वो तो अज्यूम करना पड़ता है ना? नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज हम फोर्स नहीं निकाल रहे ना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? फील्ड निकाल रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 1 kg रखा है, मतलब नहीं रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 है वो। अरे कर लोगे ना ऐसे वाले भी क्वेश्चन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड है।
अब आपने क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज अभी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पॉइंट मासेस हमको हर बार नहीं मिलेंगे। हमको मिलेगी, लेट से रॉड मिल गई, या हमको रिंग मिल गई, या हमको डिस्क मिल गई, या हमको स्पेयर्स मिल गए। तो इन सब के ग्रेविटेशनल फील्ड हमको पता होने चाहिए। तो सारे फॉर्मूले में एक एक करके रिवाइज करवा देता हूं। डिराइव नहीं करूंगा बेटा, डिराइव करेंगे टाइम लग जाएगा। तो आप देख लेना मैं कौन कौन सा फील्ड बता रहा हूं। तो पहले बात करते हैं अपन रॉड की। रॉड के वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है। तो वेरियस ग्रेविटेशनल फील्ड, वेरियस ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहला है ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड। तो बेटा एक रॉड की वजह से किसी भी पॉइंट पर बेटा बात नहीं होनी चाहिए। हाँ पार्टिकल्स के लिए तो हम पार्टिकल मान लेते छोटा सा, फिर सोल्व कर लेते, इंटीग्रेट कर देते, मतलब छोटा सा इंडिविजुअल पार्टिकल मान करके और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि प्रूव करूं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा GM, बड़ा है ना, GM R/R+L। आर नहीं आएगा यार, मुझे तो लग रहा है आएगा। चलो प्रूव कर देते हैं। अरे प्रूव कर लेते, तेरी खुशी में हमारी खुशी है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा मास लेते हैं इसमें, x डिस्टेंस पर DM मास ले लेते हैं, इसकी वजह से निकाल लेते हैं। तो दैट इज D। तो यह आ जाएगा GDM/X², और उसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। अब ये DM कैसे निकाले, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। क्योंकि एक यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ सेम होना चाहिए, तो M/L सेम होना चाहिए। तो M/L मस्ट बी इक्वल टू DM/dx। तो ऐसे DM कितना आ गया, अरे मुझे पता है यार, नहीं वो भाई बोल रहा है ना इसलिए। देख लेते हैं अब क्या आ रहा है, ठीक है। तो M/L/dx यहां पे डाल दो, तो G बाहर आ गया, M/L भी बाहर आ गया, है ना बेटा। और क्या बच गया, व्हाट रिमेंस, dx/x², बराबर। अब x का लिमिट कहां से कहां तक होगा, r से लेकर के r+L तक। हाँ चलेगा, ये dx आएगा, है ना। तो ये आ गया GM/L। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। माइनस हम लिखते नहीं है, लिमिट को उल्टा कर देते है ना। हाँ आर नहीं आ रहा ना, आएगा, आना चाहिए यार, देखो GM, नहीं आर नहीं आ रहा है, R+L -R, L R R+L, सही है, बट R नहीं आएगा ना। तो आंसर आ गया GM/R, R+, ऐसे याद रख लेना इसको। दूसरा है ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। रिंग के एक्सिस पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो बेटा रिंग आप समझते हैं ना, रिंग कैसे दिखती है, रिंग समथिंग लाइक दिस इज रिंग, ऐसे रखी हुई है रिंग, और ये इसका एक्सिस है। तो इसके एक्सिस पर पॉइंट P पर हम अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, तो किसी को याद है आंसर क्या आता है,
तो ये आता है GMX अपॉन R² प्लस 3/2। ये आंसर आता है। सेंटर पे निकालना है तो क्या होगा? एट सेंटर, सेंटर पे जाने के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो एट सेंटर नहीं, हाँ 0 आ जाएगा। x 0 डालते क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम कहां आता है, किसी को पता है? मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं, मैक्सिमम फील्ड आता है बेटा, मैक्सिमम फील्ड आता है मतलब इसको डिफरेंशिएट मार के 0 कर देते हैं बेसिकली, वो r/√2 पर आता है, प्लस माइनस r/√2। और कितना आता है? वैल्यू डाल दो यहाँ पे r/√2 तो सोल्व कर लेना, है ना। 2/3√3 आ जाता है वो, 2/3√3 GM/r²। तो उसका ग्राफ ना कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे 0, यहाँ मैक्सिमम इंफिनिटी पे वापस 0, फिर मैक्सिमम इंफिनिटी पे वापस 0, प्लस r/√2 पर भी मैक्सिमम आता है, माइनस r/√2 पर भी मैक्सिमम आता है, सेंटर पे 0 आता है, प्लस इंफिनिटी पे भी 0 आता है, माइनस इंफिनिटी पे भी 0 आता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है इसका। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये चीज कि मैक्सिमम कहां पे आता है। इनफिनिटी में तो 0 ही आ जाएगा ना बेटा। अरे यार तू एक चीज बता, अगर कोई इंसान तुझसे बहुत दूर है तो क्या तू उस पर फोर्स लगा सकता है? नहीं लगा। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूला तो यहीं से चालू हुआ था ना, GM/r²। यहां पे इंफिनिटी डला लो, 0 ही हो जाएगा। हाँ तो इसको मॉडिफाई करते हैं ना अपन, इसको मॉडिफाई करते हैं, फिर x का वैल्यू इंफिनिटी डालते हैं, लिमिट से सोल्व होता है क्वेश्चन। लिमिट सुना आपने, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, मैथ्स लगता है थोड़ा बहुत, अभी 12th में आएगा शायद वो। तो वहां से 0 आ जाता है वो। तो याद रखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम कहां पे आता है और कितना आता है। दैट इज 2/3√3 GM/r²। अगला होता है डिस्क। डिस्क में कितना आता है साहब, है ना, डिस्क का कितना आता है? कुछ बच्चे लिख रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, तो बेटा डिस्क के एक्सिस पर आता है। अच्छा, डिस्क और रिंग में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क एंड रिंग? रिंग अंदर से होलो है, होलो, और डिस्क अंदर से भरा हुआ है। डिस्क इज लाइक अ सिक्का, कॉइन, कॉइन जो रहता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो डिस्क है। और जबकि ऐसे खाली रहा अंदर से तो वो क्या हो जाएगा? रिंग हो जाएगा। तो ये वही है डिस्टेंस x। तो इसका आंसर आ जाता है बेटा 2GM/r², 1 माइनस x/√r² प्लस x²। सेंटर पे कितना हो जाएगा? सेंटर पे डालेंगे तो x क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर पे आ जाएगा 2GM/r²। यही मैक्सिमम होता है इसमें। बच रहा है? एक सेकंड, हेलो। ये भी ज्यादा काम आता नहीं है, स्पेयर का ज्यादा काम आता है। बेटा ये अच्छे से समझ लेना सब लोग, ठीक है। स्पेयर्स, स्पेयर्स हमारे पास यहां पे दो टाइप के, एक होलो स्पेयर और एक सॉलिड स्पेयर। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा
स्पेयर कैसा भी हो, एक लाइन में आंसर आएगा, एक से दो लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि कोई भी माइका लाल स्पेयर हो, आंसर एक ही आता है, वो है जी एम इन अपॉन आर स्क्वायर। स्पेयर कोई सा भी हो, आंसर ये रहेगा, जी एम अपॉन आर। बट एम नहीं है, क्या लिखा है, एम इन। अब वेयर व्हाट इज एम इन वो समझ लो। एम इन क्या है, इनसाइड मास, अंदर कितना मास है। होलो में तो जीरो होगा, तो होलो में इजी जीरो हो जाएगा अंदर का, बराबर। अंदर वाला मास लेना है, और उसका भी फॉर्मूला बता देता हूं मैं। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रोवी, रोवी मास होता है, रोवी। कोई भी स्फीयर हो, भी होलो हो या सॉलिड। जैसे मैं प्रूव करता हूं पहले होलो स्फीयर के बारे में, ठीक है। बताओ, होलो स्फीयर में मास अंदर होता है या सरफेस पे होता है? तो अगर मैं बात करूं होलो स्फीयर की, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। रीजन क्या है इसका, अंदर कोई मास ही नहीं है, और अंदर कोई मास नहीं है, तो ईजी विल बी जीरो फॉर आर लेस देन आर, वेयर कैपिटल आर इज इट्स रेडियस, है कि नहीं। सरफेस की बात करें, आर इक्वल टू आर के लिए मास कितना हो जाएगा, मास कितना है इसका, एम, तो ईजी क्या हो जाएगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। भाई देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, ये पॉइंट का जो यहां से डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल आर, विच इज लेसर देन, दैट इज कॉल्ड इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट मतलब अंदर वाला पॉइंट है ये। अब मैं बोलता हूं, क्या इस रीजन में कोई मास है क्या, क्या अगर मैं यहां पर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाता हूं, उसके अंदर कोई मास आ रहा है क्या, यानी कि एम इन का वैल्यू क्या है, तो ईजी भी क्या होगा, तो वही मैंने लिखा है। लेकिन अगर मैं यहां पहुंच गया, इस जगह पर, हाँ ऑन द सरफेस, ये सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस वाला पॉइंट, तो उसमें तो मास आ जाएगा फिर तो। कितना मास है इसका, एम, तो एम इन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम, और ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। और बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओगे, फिर एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओगे, तो उसमें तो टोटल मास आ जाएगा, ये तो एम ही आ जाएगा। यानी कि अगर आर ग्रेटर देन आर है, तो जीएम बाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। लेकिन इस बार आर छोटा होगा, क्योंकि आर आर के इक्वल नहीं है। और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आर स्क्वायर। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, तो ग्राफ आता है हाइपरबोला। यानी कि आप ये याद रख लो कि होलो स्फीयर के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, और सरफेस पर जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और सरफेस के बाहर जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। और उसका ग्राफ कोई पूछे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इफ समबडी आस्क्स द ग्राफ, तो ग्राफ विल बी, अंदर तो जीरो, अंदर जीरो, और बाहर हाइपरबोला, और सरफेस पर कितना है, जीएम बाई आर स्क्वायर। तो ये जीएम बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज हाइपरबोला, और यहां पर भी सेम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। देखो, ऐसा ग्राफ आएगा, हाइपरबोला, जीरो, हाइपरबोला। अब कोई बोले एक ऊपर एक नीचे, ऐसा क्यों, क्वाइट ओबियस, इधर जो पॉइंट होंगे उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे होगा, बट इधर जो पॉइंट होंगे उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे होगा, है कि नहीं। यानी कि डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, यहां पे डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट, बट यहां पे डायरेक्शन कैसा है, राइट, इसलिए एक ऊपर एक नीचे, ऐसा बनाना ही पड़ेगा हमको। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर होता तो क्या फर्क पड़ेगा, अंदर मास होगा तो अंदर फील्ड भी होगा,
अरे अंदर मास होगा तो अंदर क्या होगा, फील्ड भी तो होगा। यानी कि सॉलिड स्पेयर में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, सॉलिड स्पेयर में एम इन जीरो नहीं होता है, यानी कि आर लेस देन आर के लिए ईजी जीरो नहीं होगा। तो ईजी का फॉर्मूला क्या है, जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू मास अंदर वाला, बट मास का फॉर्मूला क्या था, रो इंटू, और वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अबे हाँ या ना, उड़ा दो, सही है। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई रो जी आर। और आप चाहे तो डेंसिटी को वापस से मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा, रह जाएगा क्या जी, ये छोटा आ रहा है ना, सॉरी, है ना, स्मॉल आ रहा है वो, तो क्या आ गया जी एम आर अपॉन जी एम आर अपॉन आर क्यूब। एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अपना अर्थ क्या है, होलो स्पेयर या सॉलिड स्पेयर, तो अंदर जीरो नहीं है फील्ड, अंदर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन होलो एंड सॉलिड विल बी, जो यहां अंदर जीरो आ रहा है ना, वो जीरो नहीं आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ हाँ कुछ फॉलो नहीं है, नहीं हम यूनिफॉर्म मानते हैं ना, हम मान रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। हाँ बेटा, नहीं नहीं कांस्टेंट नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है ना, इसका मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे ना बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि ग्राफ सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, ये बीच में जो जीरो आ रहा है ना, हाँ ये ऐसा हो जाएगा कुछ, तो भी ये तो सेम है, ये भी सेम रहेगा, बट ये कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये आपका सेंटर है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, और यही हमारा अर्थ का या किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए अर्थ के सेंटर पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, बताइए अर्थ के सरफेस पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आप यहां से बता सकते। किसी भी प्लेनेट के सेंटर पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सेंटर पे तो चाहे होलो हो या सॉलिड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जीरो है। और सबसे मैक्सिमम कोई पूछे तो बोल देना सरफेस पर। यानी कि अगर मैं सरफेस से बाहर भी जाता हूं, यानी कि हाइट पे भी जाता हूं, तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा, और अगर मैं अंदर गड्ढा खोद के भी जाता हूं तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा। इंफिनिटी पर भी जीरो होगा, सेंटर पे भी जीरो होगा, और सरफेस पर मैक्सिमम होगा। तो यही हमारा छोटू जी कहलाता है, ये आर इक्वल टू आर, यानी कि कौन सा पॉइंट, सरफेस वाले पॉइंट पर, यानी कि किसी भी प्लेनेट के सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है उसको स्मॉल जी कहते हैं। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आ गया यहां से, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, gm/r², दैट इज ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ दी प्लेनेट, दैट इज स्मॉल जी। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, अभी तुम देखा एक लाइन में आंसर करोगे, ये मान लो m1, ये m2, ये m3, बताओ यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, यहां पे कितना, यहां पे कितना, PQRS। EP बताओ, EQ बताओ, ER बताओ, ES बताओ, बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या क्या है यहां पर। तो देखो क्या करना है आपको, जो भी पॉइंट आपने लिया है वहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ और चेक करो उसके अंदर कितना मास आ रहा है। बताओ P पर अगर एक स्फीयर बनाया जाए उसके अंदर कितना मास है, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन Q पे बनाए तो उसके अंदर कौन सा मास आ जाएगा, m1, तो आंसर होगा G m1 अपॉन
बट आर किसका, क्यू का, आर क्यू का स्क्वायर, यानी कि जो भी क्यू का सेंटर से डिस्टेंस है यहां से वो लेना है आपको। अच्छा, आर पे अगर एक इमेजिनरी स्क्वायर बनाए तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, तो आंसर विल बी आर किसका, आर का स्क्वायर। और अगर एस पे बनाए तो हाँ m1 प्लस 2m2, अरे m3 कर लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा m1 प्लस, ऐसे होता ही है, क्लिक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्पेयर कोई सा भी हो, है ना, हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इसको। अर्थ सरफेस का देख लेते हैं, अर्थ भी क्या एक स्पेयर है, क्या आ जाएगा ये जीएम बाई आर स्क्वायर। मास का फॉर्मूला याद है किसी को, मास का फॉर्मूला, नहीं 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 नहीं, रोवी रोवी, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ क्या है, एक स्पेयर है, क्या हो जाएगा 4/3πr, हट गया, कम्स आउट एज 4/3πρgr। ये छोटे जी का फॉर्मूला है बेटा, छोटा जी। और हाँ, मास ऑफ अर्थ पता है कि नहीं आपको, रेडियस ऑफ अर्थ, मैडम मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ किसी को भी नहीं पता यहां पर, या पता था, रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 km, वो नहीं पता यार मेरे को, तो ये वैल्यू यहां पे डालेंगे तो छोटू जी आ जाएगा, और आपको तो पता है छोटे जी का वैल्यू कितना है 9। ये सरफेस पर है, लेकिन सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी कम होगा, अंदर जाओगे तो भी कम होगा। अच्छा, मून प्लेनेट पे चले गए तो मून प्लेनेट पे g/6 हो जाता है, g/6 होता है, g/6 हो जाता है। अच्छा, यहां पे रो क्या है, रो, व्हाट इज रो हियर, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट का डेंसिटी कितना है, ठीक है। वेरिएशन, हाइट पे जाएंगे, हाइट पे जाने पे क्या होगा, ग्रेविटी कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा, है ना। हाइट मतलब क्या है, अंदर वाला पॉइंट है कि बाहर वाला पॉइंट है, बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, जीएम बाई, बट ये क्या हो जाएगा आर प्लस, बेटा बात नहीं होना चाहिए, देख लो इधर, अच्छे बच्चे बातें नहीं करते, तो जीएम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, कुछ कॉमन ले लेते हैं यहां से, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 1 + h/r, और ये है छोटा जी, तो GH हो जाएगा G अपॉन 1 + h/r का स्क्वायर। जितना भी हाइट पे ले जाओगे उस हिसाब से वैल्यू डाल देने का। अच्छा, इसमें वो भी लगा सकते हैं बाइनोमियल, कैसे लगेगी, 1 से छोटा हो तो, अगर h r से बहुत कम हाइट पे हो बेसिकली, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा G इंटू 1 + h/r पावर -2, तो ये हो जाएगा 1 - 2h/r। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कि कहां से ये वाला फॉर्मूला और कहां से वो वाला फॉर्मूला लगाना, भाई कितनी हाइट को हम कम माने और कितनी हाइट को ज्यादा माने। तो मुझे लगता है कि जब तक आपके पास में 10 से 15% का ड्रॉप होता है ग्रेविटी में, 10 से 15% के ड्रॉप तक ये लगा सकते हैं आप,
लेकिन अगर कोई बोले ज्यादा ही ड्रॉप हो गया, 50% ड्रॉप हो गया, तो वो लगाना, 80% का ड्रॉप हो गया तो वो लगाना है। हाँ मतलब 500 किलोमीटर हाइट तक चलता ही है ना, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर हाइट तक आप ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे ज्यादा हाइट होगा तो फिर ऊपर वाला लगा। तो अल्टीमेटली आप इतना याद रख लो कि एक 15% 14% ड्रॉप तक चलता ही है, उससे ज्यादा में नहीं चलेगा। जैसे कोई बोले एक आदमी का वजन 100 किलो था, या फिर मान लो एक आदमी का वजन आधा हो गया, अब आधा मतलब कितना ड्रॉप हुआ, तो ऊपर वाला लगाना, ऊपर वाला लगाना। लेकिन मैंने बोला एक आदमी का वजन 5% कम हो गया, नीचे वाला लगाना। कोई बोले एक आदमी को 100 किलोमीटर हाइट पे लेके चले गए, नीचे वाला लेके चलेगा, 500 किलोमीटर तक वो नीचे वाला चलेगा, यानी कि ये अप टू 500 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का ड्रॉप, लगभग 15%, 14% ड्रॉप चलेगा। कोई बोले 1/4 लॉस हो गया, 1/4 कितना होता है, 25, वो तो बड़ा हो गया ना, तब भी ऊपर वाला लगेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि विच फॉर्मूला टू बी यूज व्हेन यू आर गोइंग हवा में, हाइट पे, ठीक है। तो दोनों भी फॉर्मूले याद रख लेना। और अगर कोई पूछे डेल्टा जी बाई जी यहां से, तो वो 2h/r आ जाता है। डेप्थ का देख लो, डेप्थ का एक ही फॉर्मूला बेटा, अंदर जाएंगे तब भी क्या होगा, ग्रेविटी रिड्यूस होगा। तो जीडी का फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 - d/r, ये एक ही फॉर्मूला है बेटा, इसमें कोई दो फॉर्मूले नहीं है। या डी होता है डेप्थ, डी इज डेप्थ, कितना डेप्थ में आप गए हो। एंड देर इज नो लिमिटेशन गाइस, आपको जितना डेप्थ में जाना है यहां पर आप जा सकते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दो फॉर्मूले यहां पे करते हैं, वहां पे एक फॉर्मूला ही करते हैं। तीसरा इफेक्ट कौन सा होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन से भी इफेक्ट पड़ता है। तो अर्थ के रोटेशन से इफेक्ट जो पड़ता है वो इस प्रकार से पड़ता है, जी डैश विल बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। अब ये थीटा क्या है उसको समझ लो, ठीक है, ये प्रूव कर लेंगे अपन, प्रूव हो जाता है ये, प्रूव करें, चलो देख लो। इसमें होता क्या है, अर्थ घूम रहा है ना अपना, ऐसे घूम रहा है, ये हम लोग हैं मान लो, जा रहे क्या, ठीक है। नहीं बेटा, जिसको जाना है जा सकते हैं, बिकॉज क्लास का टाइम तो खत्म हो चुका है, ठीक है। भाई आप लोग जो है देख लो आपका टाइम क्या है, मेरा टाइम क्या है, अवेलेबल रहेगा तो रख लेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आ जाइए, बट आप लोग को तो नीचे बुलाया है, 1 बजे बुलाया है। नहीं नहीं, लेकिन सर का टाइमिंग तो उस हिसाब से रहता है ना, आप चले जाओ, है ना, फिर वो परेशान हो जाएंगे। भाई आप लोग बोलो तो कंटिन्यू करेंगे, आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फिर प्लान कर लेंगे अपन। ये आपका 50% हो गया लगभग, एक क्लास और लगेगा अभी। ठीक है, सैटरडे को कर लेते हैं। अरे यार उसमें तो नॉर्मल चलेगा ना लेक्चर, मंडे को मेरा वीक ऑफ है।